हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम अनदर इंपॉर्टेंट क्लासिकल थिंकर हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिटेल वीडियो रहेगा इनकी थ्योरी के बारे में, जहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं बता दूंगी इसमें, और इनकी जो लास्ट में जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, स्पेशली PCT के एग्ज़ाम में। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो भी सोशियोलॉजी के जो क्लासिकल थिंकर हैं, आप उन्हें बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जैसे इमानुएल दुर्कheim, अगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो भी आपके सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, इनका इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 27 अप्रैल 1820 को हुआ था। ये डेट भी आप, ये ईयर भी याद रखिएगा, 1820 में इंग्लैंड के डरबी शहर में हुआ था। इनकी जो शिक्षा थी वो औपचारिक नहीं होती, किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं हुई थी। इनकी शिक्षा जो है वो घर पर ही हुई थी। रीज़न ये था कि इनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, तो इसलिए किसी विश्वविद्यालय या में ये नहीं पढ़ सके। इनके चाचा जी थे थॉमस स्पेंसर ने ही इन्हें अनेक विषयों का जो है वो ज्ञान प्राप्त कराया था। फिर इन्हें गणित, लैटिन, भौतिक विज्ञान, राजनीतिक चिंतन में सहायता प्रदान की। इन्होंने इंग्लैंड में 1830 में सिविल इंजीनियर के तौर पे भी इन्होंने रेलवे निर्माण में कार्य किया था। तो ये रहा इनका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम देख लेते हैं इनका सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। तो एक क्वेश्चन तो PCT में ऐसे फैक्चुअल पूछा जाता था कि सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत किसका है, तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर का। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि जितने भी क्लासिकल थिंकर हैं, तो उन्होंने जो भी थ्योरी दी है, किस थिंकर ने सामाजिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया। तो इमानुएल दुर्कheim का कौन है, सामाजिक तथ्य है, और फिर आत्महत्या का सिद्धांत और उनका धर्म का सिद्धांत। तो ये आपको रटा होना चाहिए कि जो भी सिद्धांत दिए वो किस थिंकर के हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। तो देखते हैं इनका सामाजिक विकास का सिद्धांत क्या है। तो इसको जानने से पहले कुछ इसके पहले चीज़ें जान लेते हैं। एक बायोलॉजिस्ट थे डार्विन। तो इन जो डार्विन से ये काफ़ी प्रभावित है, इनका सिद्धांत था। चार्ल्स डार्विन ये बायोलॉजिस्ट थे, जीव वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका उद्विकास का सिद्धांत जीव विज्ञान में। तो वहीं से इन्होंने बोरो किया था, वहीं से इन्होंने लिया था सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत स्पेंसर ने। तो डार्विन कहते हैं कि जो है व्यक्तियों का, मानव प्रजातियों का जो है वो उद्विकास हुआ है। कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मानव पहले था वो होमो सैपियंस था, पहले वो कपी था, 4 पैरों पे चलता था, फिर धीरे धीरे उसका उद्विकास हुआ, फिर उसने 2 पैरों पे चलना शुरू किया, और वर्तमान समय में हम इस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि हर जीव का जो है उद्विकास होता है। तो यहीं से ये सिद्धांत इन्होंने बोरो किया है स्पेंसर ने। इन्होंने कहा कि जैसे कि हर जीव का उद्विकास होता है, वैसे ही यह समाज का भी उद्विकास होता है। तो स्पेंसर कहते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो जय हो अजय हो, का उद्विकास होता है। उद्विकास की प्रक्रिया एक रेखीय क्रम में होती है जो प्रकृति एवं समाज में हो रहे परिवर्तन के नियम को बदलती है। तो जैसे जैसे उद्विकास होता है, परिवर्तन होता है, वैसे समाज का उद्विकास होता है, और जो होती हैं, जो नियम होते हैं, जो समाज में हो रहे परिवर्तन नियम जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो डार्विन ने कहा था कि एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी थी, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। इसे स्पेंसर ने भी अप्लाई किया था समाज पर। डार्विन ने कहा कि वही सर्वाइव कर सकता है जिसमें वो क्षमता होती है जो सबसे मजबूत होगा, जो सबसे स्ट्रांग होगा। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जंगल में जो सबसे ज़्यादा जिसके पास शक्ति होगी, शक्तिशाली होगा, वो सर्वाइव करेगा। तो इन्होंने ही, स्पेंसर ने कहा था कि ये बात इन्होंने कही कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए, अस्तित्व के लिए संघर्ष के स्थान पर इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता का भी उपयोग किया था डार्विन से। ये कहते हैं प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया। ये कहते हैं कि व्यक्ति जो शारीरिक रूप से अक्षम है, सक्षम नहीं है, समाज की संस्थाओं के साथ अनुकूलन नहीं कर पाते, वो नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे डार्विन ने कहा था कि जो भी जीव या जो भी पेड़ पौधे या जो भी प्राणी जो है, वो अगर उनको सर्वाइव करने के लिए उनको शक्तिशाली बनना पड़ेगा, वो मजबूत बनना पड़ेगा, नहीं तो क्या कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे पर्यावरण में। इसी प्रकार ये स्पेंसर भी कहते हैं कि अगर व्यक्ति जो है उसको समाज में रहने के लिए सामाजिक व्यवस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं के नियम कानूनों का पालन करना पड़ेगा, उनको शारीरिक रूप से सक्षम होना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे।
अब ये सामाजिक विकास की प्रक्रिया भी उन्हीं नियमों द्वारा संचालित होती है जो भौतिक और प्राणी शास्त्रीय नियम का आधार होते हैं, जैसे कि डार्विन ने कहा था। अब स्पेंसर कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में निश्चित नियमों से संचालित होता है, कहते हैं कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी, चाहे वो प्राकृतिक घटनाएं हो, सामाजिक होती है, वो उसके पीछे एक निश्चित नियम होते हैं। और ये जो नियम होते हैं ये उद्विकास का नियम होता है। उद्विकास का मतलब कि हर एक वस्तु का जो है, हर एक समाज का एक उद्विकास हुआ है कि समय के साथ उसमें परिवर्तन हुए हैं और वो परिवर्तन जो है वो नियम के अकॉर्डिंग बदलते रहे हैं, उसमें नियम जो है वो परिवर्तन में बदलते रहे हैं। अब इनकी जो परिवर्तन की दिशा है इसको हम निम्न तरीके से देख सकते हैं कि सरल से जटिल। इन्होंने कहा कि समाज पहले सरल थे, फिर वो जटिल में परिवर्तित हुए उद्विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप। फिर समरूपता से विषमरूपता, कि समाज में पहले समरूपता होती थी, फिर उसमें विषमरूपता आई। असंबद्ध थे पहले, फिर संबद्धता आई, फिर अनिश्चितता से निश्चितता आई। तो ये आप ध्यान में रखते हैं, मे भी आपसे पूछा जाए कभी। अब ये अपने सामाजिक विकास के सिद्धांत में कहते हैं असमरूपता की वृद्धि अगर देखें तो ये कहते हैं कि प्रारंभिक जो समाज था वो सरल था, एक समान प्रकार के होते थे। अब जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया, उसमें परिवर्तन देखे गए, तो समाज का स्वरूप भी हो गया वो जटिल और विविध बनता गया। जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले जो समाज होता था आदिम जनजाति होती थी, लोग सिर्फ अपना भोजन और शिकार करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, सदियों बीती, वैसे क्या हुआ कि आधुनिक औद्योगिक समाज का विकास हुआ कि समाज जो है जटिल बनते गए। फिर है कृषक समाज आया, फिर पशुपालक समाज आया, फिर औद्योगिक समाज आया, फिर आधुनिक समाज आया। तो समाज का स्वरूप जो पहले क्या वो सरल था, पहले औद्योगिक, पहले आदिम जनजातियाँ होती थी जिनका सरल सा जीवन होता था, शिकार करना और अपना भोजन ग्रहण करना। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया समाज का विकास होता गया, समाज जो है वो जटिल बनते गए। अब नेक्स्ट ये कहते हैं कि एकीकरण की प्रक्रिया। अब कैसे समाज का एकीकरण होता है, ये कहते हैं कि समाज के विभिन्न हिस्से जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, जैसे कि परिवार, धर्म, राजनीति आदि संस्थाएं आपस में मिलकर समन्वय का कार्य करती हैं। तो एकीकरण की प्रक्रिया होती है उद्विकास के फलस्वरूप। अब तीसरी जो बात करते हैं विशेषीकरण की, कि समाज में जो भी संस्थाएं होती हैं, जैसे परिवार, शिक्षा, ये सब का कार्य जो है विशेष होता है, इनका विशेष कार्य होता है, इनकी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। परिवार का कार्य होता है समाजीकरण करना, बच्चे का समाजीकरण, उसको बेसिक चीज़ें सिखाना कि समाज में कैसे एडजस्ट होना है। शिक्षा है उसको शिक्षित करना। धर्म का कार्य है कि धार्मिक चीज़ें उसे बताना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि इनका विशेष कार्य है, समाज में जो भी ये संस्थाएं हैं इनका विशेष कार्य होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में इनका अलग अलग अपनी भूमिकाओं का ये निर्वहन करते हैं। अब स्पेंसर ने अपने सामाजिक उद्विकास के आधार पर समाज की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। पहला इनका सरल समाज है, तो ये चारों आप याद रखिएगा। दूसरा है मिश्रित समाज, तीसरा है दोहरा मिश्रित समाज, और चौथा है तिहरा मिश्रित समाज। तो ये एग्ज़ाम आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने 4 प्रकार के समाज की बात की है, स्पेंसर ने कितने प्रकार के समाज की बात की है। तो पहला है इनका सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरा मिश्रित समाज और तिहरा मिश्रित समाज। ये आप बिल्कुल से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अब देखते हैं इनका पहला जो है वो है सरल मिश्रित समाज जो है। तो सरल समाज से मतलब ये है कि पहले का जो आदिम जनजाति समाज से हम बात करते हैं, वो समाज बिल्कुल भी सरल था। इसमें और ये समाज का प्रारंभिक रूप था जिसमें व्यक्तियों और समूहों के बीच में कोई संबंधता नहीं होती थी, कि व्यक्ति समूह में नहीं रहता था और शिकार करता था, तो इसलिए वो एक खानाबदोश था, आदिम जनजाति थी। व्यक्तियों के बीच उच्चता और निम्नता का कोई भेद नहीं रहता था, सबके एक ही लक्ष्य होता था, शिकार करना, भोजन ग्रहण करना। सामाजिक संरचना बहुत सरल थी और यह कुछ परिवार से मिलकर ही बनता था। इस समाज में सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, अतः कोई स्पष्टता नहीं थी। अब मिश्रित समाज की बात करें तो मिश्रित समाज सरल समाज की अपेक्षा थोड़ा सा इसका स्वरूप जो है वो अलग था। ये सरल समाज की अपेक्षा संगठित होता था, व्यक्तियों एक दूसरे से अधिक संबद्ध होते थे। समाज की प्रत्येक संस्था अलग होकर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी थी। तो इसमें श्रम का विभाजन होने लगता, आविर्भाव और प्रारंभिक निर्भरता की। श्रम का विभाजन कहने का मतलब होता है स्त्रियाँ जब महिलाएं हैं अब घर पे कार्य करती थे, पुरुष जो होते हैं शिकार करने जाते थे। तो धीरे धीरे इस तरीके से समाज का स्वरूप उद्विकास के आधार पर इसमें बदलाव है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो दोहरा मिश्रित समाज। इस समाज में गोत्र के समुदाय एवं जनजाति के रूप में स्थापित हो गए और समाज की विभिन्न संस्थाएं लगभग स्वायत्त हो गई। समाज में नियंत्रणकारी व्यवस्थाएं जैसे राज, नागरिक प्रशासन, नौकरशाही शासन जो है वो, स्थानीय शासन जो है वो कार्य करने लगा। तो ये दोहरा मिश्रित समाज है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इसमें जटिलता आ गई कि
समाज की अलग अलग संस्थाएं स्थापित हुई, जैसे परिवार, धर्म, ये शिक्षा और जो प्रशासन है, नागरिक प्रशासन, नौकरशाही, ये सारी स्थापित हो गई और इनकी कार्यों में एक विशेषीकरण, एक बंटवारा हुआ, ये अलग अलग अपना कार्य करने लगी। व्यापार के लिए समाज का अपना एक बाजार स्थापित हो गया, शहर एवं गाँव को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण हो गया। तो ये एक समाज का उद्विकास हुआ। अब 13 मिश्रित समाज की अगर बात करें तो इस समाज में अनेक जनजाति आपस में समन्वित होकर एक राष्ट्र राज्य का निर्माण है, कि इसमें राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ, अलग अलग देश बने। इस समाज में नियामक संस्थाएं पहले से समाज में अधिक जटिल हो गई। इसके अंदर राजनीतिक नेता दल, राजनीतिक स्थानीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिनिधि, सैन्य संगठन आदि स्थापित हुए। व्यापार करने के लोगों के पास अनेक साधन उपलब्ध हो गए, जैसे टेलीविजन, रेडियो। तो इसमें आप जो 13 मिश्रित समाज की अगर बात करें तो आप वर्तमान समय के समाज को आपकी बात देख सकते हैं कि आज का जो समाज है, आधुनिक समाज की बात हो रही है यहाँ पे। तो 13 मिश्रित समाज की ये बात है। अब ये रहा इनका सामाजिक विकास का सिद्धांत। आई होप भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इनके नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं। इन्होंने समाज का जैविक दृष्टिकोण पर क्या बात की, ऑर्गेनिक एनालॉजी की ये बात करते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और आपसे एग्जाम में कभी मैचिंग फॉर्म में या सिंगल फॉर्म में पूछा जाता है कि समाज के जैविक दृष्टिकोण या फिर ऑर्गेनिक एनालॉजी की बात कौन करता है, तो हर्बर्ट स्पेंसर। तो इन्होंने जीव की, समाज की जो तुलना है वो जीव से की है, जैसे कि शरीर से की है, कि जैसे शरीर जो है विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है, कि हमारे आँख, कान, नाक, हमारी जो सेंसेस होती हैं, हाथ, पैर, सबका एक अलग अलग कार्य होता है और ये सब मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। वैसे ही जो समाज होता है, समाज के भी अपने अलग अलग अंग हैं और सबका एक अलग अलग विशेष कार्य है और ये सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण करते हैं, जैसे कि परिवार है, धर्म है, विवाह, नातेदारी, ये है समाज की जो इकाइयाँ, समाज की संस्थाएँ हैं जो समाज को मिलकर बनाती हैं और समाज के लिए प्रकार करती है, समाज के लिए फंक्शन करती है। तो ये इन्होंने समाज को जो है जैविक दृष्टिकोण से, जो समाज की तुलना वो शरीर से की है, जीव से की है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यही कहते हैं कि प्रत्येक संस्था का एक विशेष कार्य होता है और सबका आपसी सहयोग से ही समाज जो है वो स्थिर बनता है, एक व्यवस्था चलती है। समाज की 2 श्रेणियों की बात की है, एक है सैनिक समाज, सैन्य समाज, और है जो है वो है औद्योगिक समाज। और इन्होंने सामाजिक उद्विकास के आधार पर समाज को 4 भागों में बांटा गया। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि पहला है कि सरल समाज, मिश्रित समाज, जो है दोहरा मिश्रित समाज, और 13 मिश्रित समाज की बात करते हैं। और वैसे ही इन्होंने समाज की 2 श्रेणियाँ बताई हैं, एक है सैन्य समाज और है औद्योगिक समाज। सैन्य समाज क्या है कि ये नियंत्रण, बल और अनुशासन पर आधारित होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यहाँ पे कम होती है, सत्ता जो केंद्रीकृत होती है, जैसे कि प्राचीन साम्राज्य, युद्ध प्रिय समाज, तो जहाँ पे जैसे कि बड़े जो राजा होते थे तो उनका एक साम्राज्य होता था जो सत्ता उन पर केंद्रित होती, सत्ता उनके पास होती। तो ये जो है सैन्य समाज, जहाँ पे युद्ध वगैरह ज़्यादा होते थे, और यहाँ पे सत्ता जो है वो एक राजा में केंद्रित होती है और बहुत अनुशासन होता था, नियंत्रण होता था वहाँ पे। ये औद्योगिक समाज में क्या होता था कि औद्योगिक समाज में सहयोग होता है, व्यापार और स्वतंत्रता होती है, यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, अधिक होती है, और सत्ता जो है विकेंद्रीकृत होती है, जैसे कि आधुनिक समय में लोकतांत्रिक समाज, औद्योगिक राष्ट्र। अब इनका जो नेक्स्ट है वो सिद्धांत है वो राज्य और हस्तक्षेप। जो स्पेंसर है वो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को काफ़ी प्रमोट करते हैं, कि राज्य का जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे है, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसी से रिलेटेड इन्होंने एक लेजिस फेयर का सिद्धांत दिया। तो लेजिस फेयर का आप ध्यान रखिएगा कि सिद्धांत किसने दिया, तो स्पेंसर ने दिया। इनका कहना था कि सरकार को सिर्फ सामाजिक और आर्थिक मामलों में अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, समाज का विकास अपने प्राकृतिक नियम द्वारा ही होना चाहिए। तो राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कि जैसे राज्य जो है वो कठोर कानून बनाते हैं समाज को, व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए। कहते हैं कि जो समाज होता है वो अपने प्राकृतिक नियमों से चलता है, तो इसलिए जो राज्य होता है, जिनके पास जो राजनीतिक सत्ता होती है वो है समाज में उनको हस्तक्षेप अपने नीतियों द्वारा नहीं करना चाहिए। और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर थे हर्बर्ट स्पेंसर। अब देखते हैं, तो ये रही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी इंपॉर्टेंट जो है ये थ्योरी, जो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत इनका है, जैविक समाज का जो ये बात करते हैं वो, और इन्होंने इनका समाज का जैविक दृष्टिकोण, और इन्होंने उद्विकास के आधार पर समाज को 4 भागों में बांटा है, सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरा मिश्रित समाज, 13 मिश्रित समाज। इनको ये आप याद रखिएगा। और ये समाज के जैविक दृष्टिकोण की बात करते हैं, और ये समाज की ये 2 श्रेणी में बांटते हैं, एक सैन्य समाज, औद्योगिक समाज, और ये लेजिस फेयर का सिद्धांत भी देते हैं।
अब लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट हम देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे एग्जाम में। इनकी जो है बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक, तो पहली जो बुक है वह सोशल स्टैटिक्स, दूसरी है फर्स्ट प्रिंसिपल, तीसरी है सिंथेटिक फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ सोशोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव सोशोलॉजी, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, द प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट, द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। एक मैं ट्रिक आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप देख लीजिए कुछ इनकी जो बुक हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। तो ये प्रिंसिपल ऑफ जो इनकी 4 बुक हैं वो किससे स्टार्ट हो रही? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। तो सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, एथिक्स की प्रिंसिपल की बात करते हैं ये। तो ये 4 बुक तो आपको वैसे ही याद आ जाएंगी। और बाकी जो उनकी इंपॉर्टेंट बुक हैं वह सोशल स्टैटिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल, सिंथेटिक फिलोसफी, प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट। तो क्योंकि ये सरकार का नियंत्रण कम चाहते थे समाज पर, तो इससे आप गवर्नमेंट से भी ऐसे कीवर्ड्स में याद कर सकते हैं। और एक है द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसे ये बुक्स आप इनकी याद कर सकते हैं, एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।